हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं खीम सिंह कोरंगा और आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे इमिनेंस क्लास। तो आज कल हम लोगों ने जो है चंद वंश की स्थापना के बारे में बताया हुआ था। और आज हम लोग जो है चंद वंश को वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली कुमाऊं में जो चंद राजवंश का इतिहास है, सोमचंद से लेकर के वहीं हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे को सोमचंद के बाद जो अगला शासक बैठता है वो जो है आत्मचंद है। आत्मचंद के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो आत्मचंद है, आत्मचंद जो है सोमचंद का पुत्र था। और बेसिकली जो आत्मचंद था उसकी माता का नाम कत्यूरी रानी थी। वो बेसिकली उनका नाम चंपा देवी हुआ करता था, है ना। तो जो चंद वंश का दूसरा इन्हें जो है चंद वंश का दूसरा शासक माना जाता है, ठीक है ना। जिसने जो है लगभग लगभग 20 साल तक यहाँ पे कुछ शासन किया हुआ था, ठीक है। और जो आत्मचंद है, आत्मचंद पूर्णचंद लगभग लगभग उसके पश्चात जो है बेसिकली आत्मचंद के पश्चात पूर्णचंद गद्दी में बैठता है। और इसके साथ साथ मैं बात करूँ आगे, तो आत्मचंद के पश्चात जो है पूर्णचंद गद्दी में बैठा और ये जो है शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, ठीक है। यानी कि ये जंगल में जाकर के शिकार करता था, ठीक है। इसकी हॉबी हुआ करती थी। और इसके साथ में अगर मैं आगे बात करूँ तो उसके पश्चात इंद्रचंद गद्दी में बैठता है। और इंद्रचंद जो है पूर्णचंद का पुत्र था, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात को। और कुमाऊं में सबसे पहले चंपावत क्षेत्र में इसके द्वारा, यानी कि मैं बात करता हूँ पूर्णचंद की बात कर रहा हूँ, तो पूर्णचंद के द्वारा रेशम उत्पादन तथा रेशम के कारखाने लगवाए गए थे। आपसे प्रश्न पूछता है बार बार एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि कुमाऊं क्षेत्र में रेशम के कारखाने किसके द्वारा लगाए गए थे, या फिर रेशम उत्पादन को बढ़ावा किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया था, यह जो है पूर्णचंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर आगे देखिएगा। रेशम उत्पादन के लिए झूठ बोलने की प्रथा, यानी कि पटरंगी वाली प्रथा और भी जो है इन्हीं के काल में प्रारंभ हुई थी। और इसके साथ साथ आगे हम लोग देखते हैं तो रेशम उत्पादन के लिए उन्होंने जो है जो रेशम यहाँ पे लेके आए थे, तो रेशम उत्पादन के लिए चीन के साथ साथ नेपाल से भी जो है अपने व्यक्तिगत यानी कि निजी संबंध स्थापित किए हुए थे, ठीक। तो रेशम के कारोबार में काम आने वालों को जो काम करते थे उन्हें जो है क्या कहा जाता है, पटवा या पटौबा के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैया कि चंद राजवंश में रेशम का कार्य करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था, तो ये पटवा या पटौबा इनको कहा जाता था, ठीक। तो उत्तराखंड में रेशम कीट पालन की प्रथम शुरुआत जो चंद वंश था उसके द्वारा की गई थी। उनमें जो राजा थे उनका नाम था इंद्रचंद, तो ठीक है। तो जो चीन से जो है रेशम की कीट मंगा करके इनके द्वारा सबसे पहले क्या की जाती है, यहाँ पे कुछ चीन की मतलब यहाँ पे कुछ जो है रेशम यानी कि रेशम की खेती की जाती थी। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो है जो अगला शासन वंश है, अगला जो शासक है वो है आपका वीणाचंद। जो वीणाचंद था वो अत्यधिक विलासी राजा था। क्या था, विलासी, भोगविलास में व्याप्त रहता था, ठीक। तो उसको जो है भोगविलासी राजा के नाम से जाना जाता है। और जो चंद राजवंश यहाँ पे को था उसमें खस राजा थे उत्तराखंड में। इसके साथ साथ जीजड़ और फिर बीजड़ और कुमाऊं पर आक्रमण करके जो है चंदों की सत्ता को समाप्त कर देता है इन जीजड़ और बीजड़ों ने, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे चंद सत्ता पुनः कैसे जो है उत्तराखंड में स्थापित होती है, इस बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो जो वीरचंद था, वीरचंद इसके बाद जो अगला शासक हुआ करता है उसका नाम था वीरचंद। क्या नाम था, वीरचंद नाम था। जो वीरचंद था इसका जो शासनकाल रहता है वह जो है 1065 से लेकर के 1080 तक, यानी कि 1065 टू 1080 तक इसका जो कार्यकाल था वो यहाँ पे को रहता है। और इतिहासकार के अनुसार, मैं तो खैर एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ। तो उसके बाद 1065 ईस्वी में जो चंद शासक था संसार चंद ने जो है अपने रिश्तेदार माने जाने वाले वीरचंद को नेपाल से वापस बुला लिया, ठीक। तथा पुनः जो है चंद वंश की यहाँ पे को दोबारा से स्थापना की गई। और जो इनके सेनापति जो थे, इनका सेनापति का नाम क्या था, सोन खड़ायत की सहायता, यानी कि सोन खड़ायत इनके सेनापति हुआ करते थे और उनके द्वारा उनकी सहायता से तत्कालीन जो खस राजा हुआ करते थे, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कोल किरात खस उत्तराखंड की पूरा जनजातियाँ थी, तो उनमें से खस जनजाति से संबंधित यहाँ पर राजा यहाँ पे क्या करते, राज्य करते थे, ठीक। तो इनमें से जो है उनका नाम क्या था, सोपाल या सोनपाल के नाम से उनको जाना जाता था। उनको पराजित किया और कुमाऊं में पुनः क्या की गई, चंद राजवंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं यहाँ पे को क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, आइए आइए आइए, ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नानकी चंद। जो नानकी चंद था इसका जो कार्यकाल रहता है 1077 से लेकर के 1095 ईस्वी के आसपास तक रहता है।
और जो नानकी चंद था, नानकी चंद के समय में उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड राज्य पर, यानी कि जो आधुनिक उत्तराखंड है, तो नेपाल के डोटी राज्य जो मल शासक थे अशोक चल, जो कि 1191 है में जो है इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि भैया अशोक चल के द्वारा किस चंद शासक के काल में उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया था? ठीक है, तो उनका आपका आंसर क्या हो जाएगा? नानकी चंद के कार्यकाल में आक्रमण किया गया था, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो भैया उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। और अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण के विषय की जो जानकारी प्राप्त होती है वह जो है गोपेश्वर का एक त्रिशूल अभिलेख है। ठीक है, त्रिशूल अभिलेख है, वह जो है बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख या फिर बेसिकली मतलब बोधगया बाड़ाहाट, मतलब बेसिकली जो है वो त्रिशूल अभिलेख जो कि गोपेश्वर में स्थित है, और जो बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख है जो बाड़ाहाट उत्तरकाशी में अवस्थित है, इसके साथ साथ जो है एक है बांधगया नहीं बल्कि अभी तो बोधगया अभिलेख से इसकी जानकारी हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। बोधगया अभिलेख के अनुसार उत्तराखंड में अशोक चल के राज्य को क्या कहा जाता था? इसको जो है सपालदक्ष के नाम से जाना जाता था। तो जो अशोक चल था उसने जो है 1191 के समय जो है उत्तराखंड मतलब का, यानी कि उत्तराखंड नहीं कह सकते हम लोग, हम कुमाऊं की बात करेंगे, तो कुमाऊं के शासक थे राजा नानकी चंद के कार्यकाल में आक्रमण किया था। और उसके पश्चात जो है सहसपाल तथा जो पुरुषोत्तम सिंह थे, और पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेखों के बारे में जो अशोक चल के शिवालिक पहाड़ियों में दक्ष, बेसिकली जो दक्ष का राजाधि कहा गया है, वहाँ पे को आक्रमण करने की बात सामने आती है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे को बीच में कुछ शासक स्किप हो सकते हैं क्योंकि उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन फुटा भी नहीं करता है, तो फिर हमें यहाँ पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, तो जो अगला शासक यहाँ पे को हुआ करता था उसकी हम लोग बात करते हैं। उसका नाम था भीष्मचंद। क्या नाम था मित्रों? उसका नाम था भीष्मचंद। तो जो भीष्मचंद का कार्यकाल रहता है 1205 से लेकर के 1226 के आसपास तक रहता है। यह चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम नरेश था। कहाँ पे को? चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम नरेश। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इनके शासनकाल के अंतिम समय में जो इनकी राजधानी थी चंपावत से स्थानांतरित की गई थी। लेकिन यहाँ पे को जो फैक्ट है ये जो है 1500 के आसपास का फैक्ट है, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने में मिस्टेक हो गई हुई, टेक्निकल मिस्टेक्स हो सकती है। और ठीक है ना, तो जो राजधानी परिवर्तन की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? बेसिकली आप लोगों को पता होगा भीष्मचंद की बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे को, हाँ, भीष्मचंद के कार्यकाल के पश्चात जो अगला शासक आता है उसके द्वारा अल्मोड़ा में राजधानी परिवर्तित की जाती है। तो जो भीष्मचंद, आगे बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, है ना। तो अभी मैं थोड़ा आपका टाइम लेना नहीं चाहूँगा। तो इनकी जो हत्या थी गजवा नामक एक खसिया था, खस राजपूत, सॉरी खस मुखिया के द्वारा की गई थी। किसकी हत्या? भीष्मचंद की हत्या। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो फिर वहाँ पे को सूर्यवंश के विद्रोही सेनानायक खस खां के द्वारा भीष्मचंद राजा ने, जो खस खां को क्या किया गया था? भीष्मचंद के द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे बात करते हैं। अल्मोड़ा में स्थित, यानी कि अल्मोड़ा में क्या था? खगमरा का किला था। तो खगमरा के किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भीष्मचंद के द्वारा किया गया था। तो फिर जो राजा भीष्मचंद था, सर्वप्रथम जो भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लानी चाहिए थी, इनके मन में था, लेकिन वो ला नहीं पाए, उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। तो उसके द्वारा जो है उनके जो पुत्र थे बालो कल्याण चंद, लेकिन ये हालांकि 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो सकता है, मैं मानता हूँ, है ना, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो जो कल्याण चंद था, कल्याण चंद के द्वारा जो है चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी परिवर्तित की गई थी। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, है ना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस चंद शासक के द्वारा अल्मोड़ा से, सॉरी माफी चाहता हूँ, चंपावत से जो है अल्मोड़ा राजधानी परिवर्तित की गई थी। तो चंपावत से अल्मोड़ा जो राजधानी परिवर्तित करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है? वो बालो कल्याण चंद को जाता है। ठीक है ना, ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। अगला जो शासक आता है, अगले शासक की हम लोग बात करें तो यहाँ पे को त्रिलोकचंद की हम लोग बात करें तो यहाँ पे को जो त्रिलोकचंद है, इसका जो कार्यकाल यहाँ पे को बताया गया है, वैसे ये कार्यकाल अस्पष्ट है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, ये अस्पष्ट है ना, इसको हाइड कीजिएगा आप लोग, इसको ध्यान में मत रखिएगा, हिस्ट्री को ध्यान में रखिएगा। तो ये चंद वंश का प्रथम शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने जो है नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, इसके कुछ भागों को जो है अपने राज्यों में मिला लिया था, और इसके साथ साथ जो है छखाता महल का निर्माण किया था। किसका? छखाता महल का निर्माण किया गया था। और त्रिलोकचंद, अब आपसे पूछेगा कि छखाता महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये जो है बेसिकली त्रिलोकचंद के द्वारा किया गया था, है ना। तो फिर त्रिलोकचंद के द्वारा जो है भीमताल में किले का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, भीमताल में किले का निर्माण भी किया गया था।
उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला जो शासक आता है अभयचंद, ठीक है, कौन आता है? अभयचंद। तो आइए अभयचंद की बात करते हैं। यह जो है चंद वंश का पहला शासक था जिसने जो है अभिलेख जो उत्कीर्ण करवाए थे, अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। और यह जो है चंद वंश का पहला शासक है जिसने जो है जिसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट रूप से हमको मिलते हैं। ठीक, तो अभयचंद के समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो उत्तराखंड के द्वारा जो है क्रांचील प्रांत पर आक्रमण किया हुआ था। और चंद वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो अभयचंद के काल में उत्कीर्ण करवाया गया था, और जो हमें अभी प्राप्त होता है वर्तमान समय में। और अभयचंद जो है 1317 ईस्वी में जो इनके अभिलेख मानेश्वर मंदिर अभिलेख हो गया, और इसके साथ साथ बालेश्वर मंदिर अभिलेख हो गया, इसके साथ साथ गढ़सारी ताम्र अभिलेख हो गया। और इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें जो इसका कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, इसमें भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और भूमिदान आदि जो अभिलेख होते हैं, यानी कि भूमिदान के बारे में हमें इनसे प्राप्त चलता है, इनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, फिर चौकनी बुरा शिलालेख जो है जिसमें शोर राजा वीर ब्रह्मदेव व उनकी पुत्री रमादेवी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब था अभयचंद के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जो हमारा अगला शासक होगा वह है आपका ज्ञानचंद। क्या नाम है उसका? ज्ञानचंद। तो इसके समकालीन शासकों की बात करें तो यहाँ पे इनके समकालीन जो है फतेहपति शाह जो है कहाँ पे गढ़वाल में शासन कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो ज्ञानचंद जो है ज्ञानचंद को जो है गरुड़चंद की उपाधि जो है एक तुगलक वंशी सुल्तान हुआ करते थे जिनकी यहाँ जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश के शासक थे, यानी कि वो एमबीटी के बाद यहाँ पे वो शासक करते थे। तो इसके रेगांव स्तंभ लेख की बात करें, या फिर चमीगुरेडा ताम्रलेख की बात करें, या किमाड़ी मादी ताम्रलेख की बात करें, तो इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ये जो है ज्ञानचंद के बारे में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त गोवासा ताम्रलेख चंपावत से 1418 का अभिलेख है, ये वर्तमान में हमें प्राप्त हुआ है। और जो है सौर विजेता गरुड़ ज्ञानचंद को कहते हैं, यानी गरुड़ ज्ञानचंद की जो उपाधि वो क्या है? सौर विजेता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं इतना ही करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो मैं आज अभी यहीं पे को जो है चंद वंश को समाप्त करना चाहूँगा। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, इस वीडियो को देखने के लिए।